आ जाओ, हम लोग आज सेंटेंस अरेंजमेंट कुछ करेंगे। और सेंटेंस अरेंजमेंट जो मैं करने जा रही हूं उसके पहले, सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा रूल है, 5-6 रूल से बस उसको एक बार चेक कर लो, ठीक है। जैसे कभी भी सेंटेंस अरेंजमेंट करना हो तो याद रखना कि प्रोनाउन तभी आएगा जब ऑलरेडी नाउन का जिक्र हो चुका। मान लो वो 4 सेंटेंसेस है और किसी एक में नाउन के बारे में दिया हो तो हमें समझ में आना चाहिए कि पहले ये नाउन आएगा, फिर ऊपर कहीं जो प्रोनाउन है उसके लिए तब आएगा। और अगर चारों में प्रोनाउन हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर नाउन है और प्रोनाउन है तो हमें याद रखना है कि वो सेंटेंस पहले होगा जिसमें नाउन है और उसके बाद वो सेंटेंस होगा जिसमें प्रोनाउन है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं आपको कहानी सुनाने चलूं, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग, पहले में अ किंग मैंने कहा, फिर आगे कहीं भी इस किंग का जिक्र होगा हम या तो प्रोनाउन लगाएंगे, तो ही मैंने कहा कि प्रोनाउन नाउन के बाद आता है। और अगर बाय चांस हम किंग का जिक्र फिर से करना चाहे तो द किंग होगा, यानी पहले इंट्रोडक्शन होता है उसके बाद द प्लस नाउन आता है। अगर आप इंट्रोडक्टरी सेंटेंस को पहचान ले तो फिर तो बहुत मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत जल्दी आंसर तक पहुंच जाओगे। और अगर लिंग ढूंढ लिए तब तो बहुत अच्छी बात है है ना। लिंक ढूंढ लिए तो इसके बाद ये होगा, तो ये हम कुछ सेंटेंसेस में देखेंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान से देखो बेटा। हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है जब कोई बात आप चेंज करना चाहते हो ना तब हाउएवर लगाओगे। अब मैं कह रही हूं जब कोई बात चेंज करना चाहते हो तब हाउएवर लगता है। यानी ये सेंटेंस का जो पहला सेंटेंस है, अगर मान लो आप कहोगे कि इसको अरेंज करो प्रॉपर पैराग्राफ में तो पहला सेंटेंस में ये नहीं आ सकता। इसीलिए हमको एलिमिनेट करने में ये वर्ड्स बहुत हेल्प करते हैं कि भाई देखो ना, पी में शुरुआत हो रहा है एंड से, तो पी से तो शुरुआत होगा नहीं तो जितने ऑप्शन पी वाले होंगे सबको काट देंगे हम। However, but also, hence का मतलब होता है इसीलिए, so that's why, hence so that's why, तीनों का मतलब है इसीलिए। इस प्रकार thus, nevertheless, nevertheless का मतलब होता है जो कहा गया है ना उसके बावजूद, तो पहले कुछ कहा जाएगा उसके बावजूद ना कुछ होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट तो अगली बात तब कहोगे ना जब पहले कुछ कह चुके हो। दिस रूम, अगर मैं कहूंगी कि दिस प्रोजेक्ट तो आप कहोगे दिस प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट? तो आगे ढूंढोगे पहले कहीं प्रोजेक्ट का जिक्र है क्या। दिस प्रोजेक्ट मतलब इसके पहले कोई प्रोजेक्ट का जिक्र हो रहा है और वैसे ही दीज प्रोजेक्ट्स अगर हो तो लेटर, बाद में। फर्दर मोर यानी और आगे कुछ बात करना चाहते हो तो फर्दर मोर लगाते हो, यानी पहले से कुछ बातचीत चल रही है, फर्दर मोर। देन फॉर इंस्टेंस, देखो बेटा, फॉर इंस्टेंस एंड फॉर एग्जाम्पल आप तब बोलोगे जब कुछ जिक्र कर चुके हो उसके बाद एग्जाम्पल दे रहे हो। सिमिलरली, इसी प्रकार, दिस, दिस क्या एज अ प्रोनाउन दिस, वेयर एज जबकि, इवेंचुअली यानी फाइनली, इवेंचुअली तो बाद में आएगा ना, जब आप फाइनली मतलब बाद के में जब पहुंचते हो तब फाइनली बोलते हो। वाइल, जबकि, है ना, वाइल का मतलब यहां पे जबकि निकल रहा है। एज अ रिजल्ट, अब एज अ रिजल्ट किस चीज का रिजल्ट, यानी ये सारे वर्ड्स अगर आपको दिख गए तो बेटा ये सेंटेंस के शुरुआत में नहीं आता और इसीलिए हमें हेल्प हो जाता है एलिमिनेट करने में अगर हम इतना जान के। तो सबसे पहले अगर मान लो हम कहीं देख रहे हैं SIDBI, सिडबी, और कहीं उसका पूरा फुल फॉर्म देख रहे हैं तो बेटा जो फुल फॉर्म वाला वर्ड सेंटेंस है ना पहले वो आएगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि पहले हम आपको समझाएंगे कि भाई हम फुल फॉर्म लगा रहे हैं और इसके लिए हम सिडबी यूज कर रहे हैं, यानी पहले होल वर्ड आएगा और उसके बाद उसका एक्रोनिम या एब्रिविएशन आएगा, उसके बाद उसका एक्रोनिम या एब्रिविएशन आता है, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको मैं पहले कुछ रूल्स बता रही हूं और इसी पे बेस्ड मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा रही हूं। नहीं आलोक, ये हमारे क्लास नोट्स में नहीं है, ये मैंने अभी नया बनाया मटेरियल, ताकि आपको पहले मैं ये लिखवाती थी लेकिन अब मैंने पूरा टाइप करके दे दिया है और उसके साथ सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंक्लूड किया है मैंने, ताकि आपको समझा सकूं मैं। चलो, अब मैं, एक तरीका तो होगा कि भाई मैं पूरा पूरा पढ़ूं, एक तरीका ये होगा कि मैं क्यों ना अभी पहले आपको एक ट्रिक भी बता दूं और समझाते भी चलो। सबसे पहले हाउएवर, बेटा हाउएवर से कभी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी। दिस चेंज, कौन सा चेंज भाई, दिस प्लस नाउन, देखो दिस चेंज, कौन सा चेंज, कौन सा चेंज मुझे नहीं पता, यानी ए और बी से शुरुआत तो होगी ही नहीं। बस एक सेकंड के अंदर आप एग्जाम में 4 ऑप्शन से 2 ऑप्शन पे पहुंच गए, ठीक है। सी से शुरुआत हो रही है बाकी दोनों ऑप्शंस की। चलो देखते हैं, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन,
refers to the change in the number of inhabitants of a country by growth of population। क्या है? ये है कि वहां के रहने वाले, एक कंट्री के रहने वाले जो निवासी है, उनके नंबर में जो चेंज आता है उसको कहते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। उसके नंबर में जो चेंज आता है, द चेंज इन द नंबर, दिस चेंज। अब समझ में आ गया दिस चेंज कौन सा चेंज? मैंने कहा था ना दिस चेंज, कौन सा चेंज मुझे नहीं पता। अब समझ में आ रहा है किस चेंज की बात हो रही है। हमारा बी के बाद सी ज्यादा, सी के बाद बी ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। चलो सी के बाद ए देख ले। However, the rate of population increase is another factor, important factor. Another important factor. भाई पहले important factor कौन सा है? First factor तो बता दो, फिर हम another important factor पे चलेंगे। पहला important factor क्या है? दिया ही नहीं अभी, है ना? तो इसीलिए मैं क्या कर रही हूं, सी के बाद बी मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैंने मार्क कर दिया। समझ में आया? बेटा आप पहला तो तरीका ये देखोगे कि जब आप आंसर निकाल लिए ना मेरे तरीके से, अभी फिलहाल चलो मैंने आंसर निकाल के दे दिया, अब आपका काम है इसको बैठ के एक बार रीड करो। कैसे रीड करोगे? इसको फिर से आपको जब दूंगी ना तो रीड करोगे। कैसे? सुनो ध्यान से। आप ऐसे देखोगे पहले कि मैम ने कहा है CBDA, पहले मैं इसको चेक कर लूं कि यह एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बना रहा है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है कि वहां के निवासियों का जो नंबर में, संख्या में जो चेंज है उसको ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 ways। ये जो चेंज है, यानी चेंज क्या, चेंज इन नंबर, इसको 2 प्रकार से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। बी में आया। फिर डी, पहला तरीका देखो, 2 वे से, तो पहला तरीका इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स, पहला तरीका हम एब्सोल्यूट नंबर्स में, और सेकेंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज, और दूसरा कि कितना प्रतिशत चेंज हुआ है। मतलब हम कह देते हैं कि भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, और उसके बाद हम टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज कि भाई पिछले 10 सालों में इतना प्रतिशत पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है। राइट? अब सुनो ध्यान से बेटा, डी के बाद ए। हाउएवर, खैर बाद में जब हम चेंज करना चाहते हैं बात, द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर। फर्स्ट और सेकेंड तो यही आ गया, अब अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर भी क्या है? रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज। देखो इसीलिए जब मैं आंसर निकाल के दे दूं तो आप क्या करोगे, एक बार उसको पैराग्राफ में सेट करके देखोगे कि क्या पैराग्राफ बन रहा है। ठीक है? दिस मीन्स सबसे पहले हमने मार्क किया कि दिस चेंज, कौन सा चेंज मुझे नहीं पता, इसीलिए बी काट दिए, और यहां पे सी के बाद सीधा मुझे लग रहा है कि सी के बाद आप दिस चेंज में जाओगे, क्योंकि यहां पे द चेंज को हम रिलेट कर रहे हैं दिस चेंज से। बस आंसर हो गया CBDA। चलो नेक्स्ट आओ, और ये भी बड़े आराम से 5 सेकेंड में होगा। एग्जाम में आपको रीचेक नहीं करना है, अभी फिलहाल जब प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप को रीचेक करो, एग्जाम में उतना समय नहीं रहेगा। However से शुरुआत नहीं होगा। द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी, दे ब्लेम, कौन है दे मुझे नहीं पता, सो से भी शुरुआत नहीं होता है, प्रोनाउन से शुरुआत नहीं होगा, है ना? इसलिए मैंने दे ब्लेम नहीं लगाया। हाउएवर से नहीं होगा, सो से नहीं होगा, तो फिर बच गया एक ही। बस एग्जाम है, मार्क करो, आगे बढ़ो। अब हम यहां पे एक्सप्लेन करना चाहेंगे आपको। बी, the general human tendency is to find faults in the policies framed by the government। इंसान का जो जनरल तरीका होता है, टेंडेंसी होता है, यानी झुकाव होता है, वो क्या होता है कि जो सरकार के द्वारा पॉलिसीज बनाए गए हैं ना, उसमें फॉल्ट, उसमें कमी खोजना। बी के बाद डी। So people openly criticize and condemn the policy makers। पॉलिसी में कमी ढूंढोगे तो क्या करोगे, फिर लोग क्रिटिसाइज करेंगे सरकार की। कमी ढूंढा तो जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं उनको हम ओपनली क्या करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। फिर सी, दे ब्लेम। अब समझ में आ गया ये दे कौन है भाई, दे पीपल है, पीपल का जिक्र पहले फिर प्रोनाउन का। They blame the government for their slow progress, expecting miracles and magical transformations in their life। वो ब्लेम करते हैं सरकार को कि भाई इतना धीरे स्लो प्रोसेस में तरक्की हो रहा है। वो चाहते हैं कि एकदम मिराकल हो जाए, यानी कि जादू हो जाए, एकदम जादू हो जाए, और मैजिकल तरीके से, है ना, एकदम जैसे कहते हैं ना कुछ रातों रात कुछ हो जाए।
और एकदम मैजिकल तरीके से उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, यानी चेंज हो जाए। ए, however, they ignore the truth that progress and success are proportional to the labor they put in. ये भूल जाते हैं कि भाई प्रोग्रेस और सक्सेस उतना ही मिलेगा जितना आपने मेहनत किया है। अब ध्यान से सुनो, अगर हम कहें यहां पर भी दे है, यहां पर भी दे है, यानी जो भी हो, सी हो या ए हो, वो डी के बाद ही आएगा। सी और ए डी के बाद ही आएगा, सी और ए डी के बाद ही आएगा। ये भी आपको हेल्प कर रहा है कि भाई डी पहले आएगा, डी आखिरी में नहीं आ सकता, ठीक है ना। और डी क्या है, पीपल के बारे में बात हो रही है, तो ये डी के बाद ए और सी दोनों आएगा। अब शुरुआत कहां से होगा, शुरुआत सिर्फ हो सकता है बी से, और ये मेरा आंसर था। लेकिन 5 सेकेंड में हमने खत्म कर दिया, कैसे, एलिमिनेट करके। फाइन, नेक्स्ट आप नेवरदिलेस, अभी बताया था आपको उस लिस्ट में नेवरदिलेस भी था, यानी ए से शुरुआत तो हो नहीं सकता, बट से शुरुआत हो नहीं सकता, सी नहीं है। सो से भी शुरुआत नहीं हो सकता, शुरुआत होगा बी से। अ चेंज दैट इज कंड्यूसिव, बेटा कंड्यूसिव का मतलब होता है फेवरेबल, कंड्यूसिव का मतलब जो अनुकूल है, फेवरेबल टू हैप्पीनेस मे बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस। अचानक एक बिल्डिंग में बॉम्ब गिरे और बिल्डिंग खत्म, तो वो भी तो चेंज है, लेकिन वो हैप्पीनेस नहीं लाएगा, वो प्रोग्रेस नहीं लाएगा। इसलिए जो चेंज हैप्पीनेस लाता है ना, उसी को प्रोग्रेस कहते हैं। बी हो गया, बी के बाद डी कि बी के बाद सी, देखते हैं। बट डिफरेंट पीपल फाइंड हैप्पीनेस इन डिफरेंट थिंग्स, सो इफ अ चेंज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ दीज फैक्टर्स, भाई कौन से फैक्टर्स, दीज फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स, मुझे नहीं पता, अभी तक तो कोई फैक्टर्स का जिक्र ही नहीं हुआ है ना, कोई भी फैक्टर्स का जिक्र नहीं हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फैक्टर्स यहां पे है, मेंटल सेटिस्फैक्शन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, साउंड हेल्थ। इसका मतलब है बी में जैसे मैं आई, मैं समझ गई यार दीज फैक्टर्स तो पता ही नहीं मुझे कौन है, तो बी के बाद डी तो नहीं होगा, बी के बाद सी होगा। बी के बाद सी लग तो सही रहा था, लेकिन हम बी के बाद सी और बी के बाद डी दोनों चेक करने लगे, और दोनों जब चेक किए तो हमें समझ में आ गया कि बी के बाद सी तो सही लग रहा है, बी के बाद डी में एक पंगा है कि दीज फैक्टर्स पता नहीं चल रहा है कौन से फैक्टर्स की बात हो रही है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट आते हैं। कैन आई बोरो योर कैमरा, आई विल गिव इट बैक, गिव इट बैक, कैमरा को ही तो वापस करोगे, यानी ए के बाद ही बी आएगा, ए के बाद ही बी आएगा, ए के बाद ही बी आएगा, ये गया। आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट जंगल इज ब्यूटिफुल इन दीज डेज, यानी कि सी डी एक साथ है और ए भी एक साथ होगा। मैं जंगल सफारी कल जा रही हूं, मेरे फ्रेंड ने कहा है कि जंगल आजकल बहुत सुंदर दिख रहा है, जैसे बारिश हुई होगी, मौसम साफ होगा। कैन आई बोरो योर कैमरा, आई विल गिव इट बैक नेक्स्ट वीक। ए के बाद बी, ए के बाद बी और कहीं भी नहीं है, ए के बाद बी और कहीं भी नहीं है ना। कैमरा बोरो कर लूं मैं तुम्हारा, मैं नेक्स्ट वीक कैमरा दे दूंगा। एवरीवन, जिसको भी कुछ प्रॉब्लम होता है, कोई भी प्रॉब्लम लिख रहे हो, अपने फोन नंबर के साथ लिखोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आए। ठीक है, चलो। यस अंजलि, इट रिक्वायर्स, बेटा इट कौन है यहाँ पे, मुझे नहीं पता इट कौन है, पता नहीं, इट से शुरू नहीं होगा, ऐसे भी ए से कोई शुरू हो भी नहीं रहा था, हाउएवर से भी शुरू नहीं होगा, सी से भी शुरू नहीं होगा। अब बी से या डी से शुरू हो सकता है, जो आपको 3 ऑप्शन में, इसका मतलब है इतना आसान नहीं है, पहले देखना पड़ेगा। Truly strong personalities meet challenges of life bravely and face hardships with equanimity. जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होते हैं वो चैलेंजेस मीट करते हैं लाइफ का बहुत ही ब्रेव तरीके से, और हार्डशिप
विथ इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी होता है इवननेस ऑफ माइंड, यानी बहुत ज्यादा बुखलाहट नहीं होती, शांति के साथ, है ना, वो उसको बर्दाश्त करते हैं और उस हार्डशिप को यानी कि उस मुश्किल समय को फेस करते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू कोप विद अ फिजिकली चैलेंजिंग टास्क। भाई यहां पे फिजिकल एबिलिटी के बारे में कुछ दिया गया कि फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है। फिजिकल स्ट्रेंथ है कि फिजिकली चैलेंजिंग टास्क को आप मीट करो, जैसे कि बहुत तेज से दौड़ना, भाला फेंकना, पहाड़ पे चढ़ना, ये सब फिजिकली चैलेंजिंग टास्क होते हैं, है ना। अब फिजिकल स्ट्रेंथ की बात हुआ और यहां पे तो बी में मेंटल स्ट्रेंथ की बात हो रहा है ना। इट रिक्वायर्स फिजिकल एंड्योरेंस। बेटा फिजिकल एबिलिटी में फिजिकल एंड्योरेंस होगा। भाई हमको अगर आप कहोगे कि भाला फेंको तो मेरे हाथ में उतनी ताकत ही नहीं है। फिजिकल एंड्योरेंस यानी कि बर्दाश्त करने की क्षमता, वो सब डेवलप किया जाता है, मसल्स पावर डेवलप किया जाता है। कब? बेटा ये दोनों फिजिकल स्ट्रेंथ एक साथ होना चाहिए। डी ए एक साथ होना चाहिए, डी ए एक साथ होना चाहिए। कहीं नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर और बेटा इक्वानिमिटी, ये दोनों एक साथ होना चाहिए। मेंटल स्ट्रेंथ अलग है, फिजिकल स्ट्रेंथ एक साथ, डी ए एक साथ, मेंटल स्ट्रेंथ एक साथ, तो डी ए एक साथ होना चाहिए। लो ठीक है, मतलब जब आप फिजिकल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो तो पूरा फिजिकल स्ट्रेंथ वाला खत्म कर लो। जब आप मेंटल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो तो इवननेस ऑफ माइंड एंड मेंटल स्ट्रेंथ में कैरेक्टर का स्ट्रेंथ, ये सब इकट्ठे बात करोगे। देखो नेक्स्ट आओ, अब इसको करके देखो। बहुत जल्दी से आपको तुरंत दो ऑप्शन में पहुंच सकते हो, बहुत जल्दी हो सकता है आंसर ही निकल जाए तुरंत। हो गया? यस, वेरी गुड। ही देन, बेटा ही देन क्या, कब, मुझे नहीं पता यार, ए वाला ऑप्शन ही नहीं है, बट डी का ऑप्शन भी नहीं है, ये सीधा बी का है और सी का है। फर्स्ट ही थॉट, ही कौन है मुझे नहीं पता, इसलिए बी का ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। Bhim was visiting his fields when he spotted a rising disc-shaped object. भीम अपना फील्ड, अपने खेत पे जा रहा था जब उसे एक डिस्क शेप ऑब्जेक्ट को ऊपर उठता हुआ दिखा उसे, ठीक है। अब इसके बाद सी के बाद डी होगा कि सी के बाद बी होगा? At first he thought it was a stuck kite. शुरुआत में तो उसे लगा कि ये कोई काइट है, कोई पतंग है जो फंस गया है कहीं पर, यानी पहले उसे क्या लगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो सी के बाद बी, अगर सी के बाद डी कहोगे, बट व्हेन इट स्टार्टेड राइजिंग हायर एंड एमिटेड लाइट ही वाज शॉक्ड, यानी पहले उसे लगा कि यार ये तो काइट है, लेकिन जब वो और ऊपर उठा और उसमें से लाइट निकला तब वो शॉक्ड हो गया, ये क्या है। इसका मतलब है कि सबसे पहले बी, सी के बाद बी होगा, सी के बाद बी होगा। देखो ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट करके दिखाओ। चलो, we are going to the market, declared Ritu and Gitu. Where are you going? The father asked. बेटा बी के बाद तो ए होगा, बी के बाद ए, बी के बाद ए, और कहीं पर भी बी के बाद ए है ही नहीं। सवाल पूछा कहां जा रही हो, उसने कहा हम मार्केट जा रहे हैं, पर ये दोनों तो एक साथ ही होगा ना, है ना। बस वैसे यहां पर देख लो, फादर ने पूछा कहां जा रही हो, रीतू और गीतू ने कहा कि हम बाजार जा रहे हैं। फादर ने कहा कि बारिश होने वाली है, इट इज गोइंग टू रेन, टेक योर अम्ब्रेला, मदर ने कहा।
तो फिर डी में जवाब दिया इसने, यस डेफिनेटली वी विल रिप्लाई द टू, यस अम्ब्रेला हम जरूर ले जाएंगे, है ना। समझ में आ गया, आसान है। नेक्स्ट देखो, तो बनाओ तो फटाफट। इवेंचुअली, बेटा इवेंचुअली से तो सेंटेंस शुरू होगा ही नहीं। शी एंगेज, शी कौन है पहले तो हम देख ले, यहां भी शी है, यहां पे रामा है, और रामा के लिए ही बताया पुअर गर्ल है, यानी डी होगा पहले, फिर ये शी होगा, यहां पर भी शी है, इसका मतलब शुरुआत तो डी से होगा। पहले किसी का इंट्रोडक्शन तो हो। रामा वॉज अ वेरी पुअर गर्ल, ओके, शी नीडेड फाइनेंशियल सपोर्ट, पुअर है तभी तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी टू कंप्लीट हर ग्रेजुएशन। शी एंगेज herself in earn while you learn finance scheme in her college. earn while you learn के स्कीम में उसने एंगेज किया। इवेंचुअली शी ओवरकेम एडवर्सिटीज, एडवर्सिटी होते हैं जो प्रतिकूल हालात होते हैं, जो आपके अकॉर्डिंग नहीं होते हालात, वो एंड अचीव्ड सक्सेस, और उसने सक्सेस हासिल किया। देखो नाइन्थ, जल्दी देखो अब। दे कैन देन, एक तो पहले प्रोनाउन भी और देन भी है, तो ये पहला सेंटेंस आपका नहीं हो सकता। इट विल इंपोर्ट, इट कौन है भाई, मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं पता। द इंडियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड सर्टेन फैसिलिटीज इन द बजट सेशन, इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है सर्टेन फैसिलिटीज इन द बजट सेशन, ये मुझे सी लग रहा है सही। दिस विल हेल्प इन, ये दिस कौन हेल्प करेगा, क्या हेल्प करेगा, स्ट्रेंथन करने में, मजबूत बनाने में, यानी ये भी दिया। The Indian government has announced certain facilities in the budget session. बजट सेशन में इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ फैसिलिटीज अनाउंस किया है। अब सी के बाद बी होगा कि सी के बाद ए, बेटा दे कैन देन, दे कौन है पता नहीं, अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात हो रही है तो इसके लिए आप प्रोनाउन इट लगाओगे, दे तो लगा नहीं सकते हो सिंगुलर के साथ, इसका मतलब सी के बाद तो ए होगा, बी आ नहीं सकता क्योंकि बी में जो दे है उसका जिक्र तो हमको यहां पर तो दिख नहीं रहा, यहां तो खाली इंडियन गवर्नमेंट की बात है, इसीलिए देख लो सी के बाद बी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की बात अगर करोगे आप तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए आप प्रोनाउन इट लगाओगे, सी के बाद बी, ठीक है। पूरा हम नहीं पढ़े, अब अगर आप चाहो तो पूरा पढ़ के देखना जब हम खत्म कर दे क्लास, तो कैसे पहले आप उसको है ना, जो मैंने कहा था लिंक करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि कुछ सेंटेंसेस हैं 2022-23 के जिसमें आपको लिंकिंग देखोगे तभी समझ में आएगा। अब चलो मैं लिंक करके दिखाती हूं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस सर्टेन फैसिलिटीज इन द बजट सेशन, इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कुछ फैसिलिटीज इस बार बजट में। इट विल इंपोर्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रोवाइड देम टू द एंटरप्रेन्योर्स, बहुत ही बढ़िया मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये इंपोर्ट करेगी, और जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स है, बड़े बड़े जो बिजनेस चलाते बिजनेस हाउसेस है, उनको प्रोवाइड करेगी। हो गया। दे कैन देन परचेज देम ऑन सब्सिडाइज्ड रेट्स, अब दे आ गया समझ में, कौन है, एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेसमैन, फिर वो खरीद सकते हैं क्या चीज को, देम, देम कौन है, देम हो गया मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को एंटरप्रेन्योर्स, जिसके लिए यहां पे दे लगा है, सब्सिडाइज्ड रेट्स में विद एडिशनल लोन फैसिलिटीज खरीद सकते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, दिस विल हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, अब एंटरप्रेन्योर्स सरकार से सब्सिडी पर और कर्ज लेके बैंक से इन मशीन्स को खरीद लेगी, अब ये जब खरीद लेगी तो फिर बड़े बड़े अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स बनेंगे, अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज होगी, और उसके बाद इससे जो एंटरप्रेन्योर्स है उसका इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होगा, और उनका बेहतर होगा तो देश का बेहतर होगा। देखो, तो इसीलिए हम पहले सोचते हैं कि आंसर तुरंत निकाल ले, लेकिन बेटा आंसर निकालने के बाद आपका काम है आज उसको जाके फिर प्रॉपर तरीके से अरेंज करके देखो कि भाई ये पैराग्राफ मीनिंगफुल बन रहा है कि नहीं। 10th करिए फटाफट।
दिस क्या है मुझे नहीं पता। 10 सेंटेंस की शुरुआत में नहीं आता। चिल्ड्रेन और इट हैज नो और नेग्लिजिबल न्यूट्रिशनल वैल्यू। किसमें नेग्लिजिबल वैल्यू होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू, वो भी तो नहीं पता, यानी कि सी से शुरुआत होगा। चिल्ड्रेन एज वेल एज टीनेजर्स आर टेम्प्टेड टुवर्ड्स जंक फूड। चिल्ड्रेन और टीनेजर्स ललचाते हैं जंक फूड के लिए, है ना। टेम्प्टेड मतलब होता है ललायित होना, उसके लिए। सी से शुरुआत हो गया। सी से शुरुआत हुआ, ए में जाऊं कि सी के बाद में डी में जाऊं। This is because of its aroma, flavor and variety in the market. ये बता रहा है कि टेम्प्टेड क्यों होते हैं। टेम्प्टेड मतलब होता है किसी चीज के लिए ललचाना। टेम्प्टेड क्यों होते हैं, उसकी जो खुशबू होती है उसको एरोमा कहते हैं, खाने की जो खुशबू होती है, उसका फ्लेवर और उसका वैरायटी जो मिलता है हमें, वो हमें टेम्प्ट करता है। बेटा सी के बाद ए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बता रहा है हम ललचाते क्यों उसकी तरफ। ठीक है। It has no or negligible nutritional value and high content of sugar and salt. Thus it leads to poor health. बेटा न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, इससे पुअर हेल्थ होगा, यानी डी और बी ऐसे भी साथ में होना चाहिए था, तो डी और बी इसी में साथ में, यानी दोनों तरह से हम देख लिए कि सी के बाद ए होगा, क्योंकि हम ललचाते हैं क्यों, वो बता रहा है ए में, और न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है इसीलिए पुअर है हेल्थ के लिए, पुअर हेल्थ का कॉज करता है, तो डी के बाद बी। देखो ठीक है, बताओ क्लियर। 11th आओ। दे वर ऑल ब्राइट। दे कौन है नहीं पता। वन डे ही रियलाइज्ड, ही कौन है मुझे नहीं पता। वंस अपॉन ए टाइम अ ग्रेट सेज हैड अ ग्रुप ऑफ ओबीडियंट डिसाइपल्स। यार कहानी की शुरुआत तो ऐसे ही होती है, एक समय की बात है, वंस अपॉन ए टाइम नहीं, राइट। अ ग्रुप ऑफ ओबीडियंट डिसाइपल्स, उनके कुछ आज्ञाकारी शिष्य थे। अब आज्ञाकारी जो शिष्य थे बेटा, उनके बारे में दे आ गया यहाँ पे। ये सब बहुत ब्राइट थे, बहुत ही बुद्धिमान थे, सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। एंड द सेज वॉज प्राउड ऑफ देम, और जो साधु था वो उन पर बहुत गर्व करते थे। देखो सी के बाद ए। वन डे ही रियलाइज्ड, ही कौन है साधु, that he had imparted sufficient knowledge to his disciples. उन्हें एक दिन रियलाइज हुआ यार इतना तो ज्ञान दे दिए, अब क्या चाहिए। There was only one thing that he had not taught them, a special mantra that could bring the dead back to life. Dead back to life. ठीक है, देखो समझ में आया। अब अगर हम कुछ भी नहीं देखें, बस खाली देखें अरे वंस अपॉन ए टाइम किसी नाउन का जिक्र हुआ है और यहाँ पे डिसाइपल्स है, ठीक है, उसके बाद याद आएगा अरे डिसाइपल्स इसके लिए तो दे आया होगा। एनीवे हमको सी से शुरू करना है, एक ही ऑप्शन है, आगे बढ़ो बस। क्लियर। नेक्स्ट आओ। चलो देखो, इवन द मोस्ट इल इक्विप्ड लेबोरेटरी, जो सबसे खराब लेबोरेटरी हो सकता है ना इस दुनिया का या कहीं का भी, वुड हैव बीन बेटर देन देयर शेड। भाई ये देयर शेड मतलब किनके शेड की बात हो रही है, यानी ऊपर खाली ऐसे ही कुछ शेड लगा हुआ है टिन का या ऐसे ही, है ना, तो किसका शेड था मुझे नहीं पता। ए से शुरुआत होना मुश्किल हो रहा है कि किसका शेड मुझे नहीं पता। 10 और बट से शुरुआत तो होगा नहीं, बी और सी से शुरुआत तो ऐसे भी नहीं है, डी के बाद ए के डी के बाद बी। The Curies had to work in extreme poverty. Curies, मैरी क्यूरी और उसके हस्बैंड की बात हो रही है, ठीक है। अब डी के बाद ए कि डी के बाद बी। Even the most ill-equipped laboratory would have been better than their shed. अब समझ में आया।
कि क्यूरीज का बहुत ही बुरा हाल था पैसे के मामले में, और जो सबसे खराब लेबोरेटरी हो सकता है ना, वो भी इनके खपरेल से तो बेहतर ही था। इसका मतलब डी के बाद ए होना चाहिए। आप कहोगे डी के बाद बी क्यों नहीं होगा? डी के बाद बी देखो, दस दे डिड नॉट अलाउ एनी डिफिकल्टी, भाई दे डिड, दस इस प्रकार दे डिड नॉट अलाउ, ये तो फिट ही नहीं हो रहा है। नहीं, इस प्रकार दे डिड नॉट अलाउ, पहले कुछ बताओगे तो सही कि किस प्रकार वो अलाउ नहीं करते थे। Their mind was set upon the discovery of radium. उनका दिमाग में सिर्फ एक ही चीज था, रेडियम की डिस्कवरी, इसीलिए उनका दिमाग कहीं और नहीं जाता था। ये रहा 1। 13 नंबर देखो, Aesop was one of them who lived, one of them, उनमें से एक था, इसका नाम था एसॉप। वन ऑफ देम, देम कौन है भाई? नहीं पता, इसलिए ए से तो नहीं होगा। ही टोल्ड मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, ही कौन है? पहले तो नाम बताओ कौन। देयर वर मेनी टैलेंटेड पीपल इन एंशिएंट ग्रीस, कई टैलेंटेड पीपल थे एंशिएंट ग्रीस में। वाह, अब आ गया मुझे समझ में। एसॉप वाज वन ऑफ देम, वन ऑफ देम कौन? वन ऑफ देम कौन? ये टैलेंटेड पीपल में से एक था एसॉप। टैलेंटेड पीपल का जिक्र सी में हो रहा है, और एसॉप वॉज वन ऑफ देम, जो ग्रीस में रहता था 2500 साल पहले। आप देखते हैं आगे। ऑल्दो ही वॉज अगली, देखने में बहुत खराब था। ही हैड अ वेरी क्लेवर ब्रेन, बहुत ही बुद्धिमान था। देखते हैं बुद्धिमानी का कोई परिचय दिया है यहाँ पे बी में। ही टोल्ड मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू द पीपल, यस, बुद्धिमान था तभी तो स्टोरीज गढ़ता था। देखो हो गया, यानी कि सी ए डी बी। क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? फोर्टीन्थ देखो, ही इज अ गिफ्टेड वॉलीबॉल प्लेयर। ही कौन है मुझे नहीं पता, बट से शुरुआत तो होगा नहीं। इट इज बिकॉज ही हैड एन एक्सीडेंट, मुझे नहीं पता किसकी बात हो रही है। संजय इज माई बेस्ट फ्रेंड, अब जिक्र हुआ है लड़के का। संजय इज माई बेस्ट फ्रेंड, डी के बाद सी, डी के बाद ए, डी के बाद सी, डी के बाद ए। ही इज अ गिफ्टेड वॉलीबॉल प्लेयर, डी के बाद ए बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन सी देख लें। इट इज बिकॉज ही हैड एन एक्सीडेंट, क्या बिकॉज? क्या इट इज बिकॉज? इट क्या है? आजकल वो इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेल पा रहा है, इट इज बिकॉज ये है। तो हम डी के बाद ए लगाएंगे, बिल्कुल सही हो गया। देखो डी के बाद ए बिल्कुल सही है, ठीक है। 15th जल्दी देखो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, although I had a fear of water, I thought it was an important skill. Important skill, किस चीज को important skill बोल रहा है? I thought it important skill है। it कौन सा important skill है भाई? it ऐसा क्या है जो important skill है? However वाला sentence पहले नहीं हो सकता। I also thought, also भी पहले नहीं हो सकता, है ना? One of the hardest things I have had to do was to learn how to swim। हो गया, how to swim ही तो एक important skill है जो सीखना चाहिए। नहीं, डी के बाद ए, डी के बाद ए। देखो, I also thought it would be a good exercise। भाई ये एक इंपॉर्टेंट स्किल है, सीखना जरूरी है। एंड आई ऑल्सो थॉट, मुझे और लगा क्या कि ये एक्सरसाइज भी अच्छा हो जाएगा।
हाउ टू स्विम के लिए कह रहा है आई थॉट इट वॉज एन इंपॉर्टेंट स्किल। अब समझ में आया ये प्रोनाउन किसके लिए आया है, हाउ टू स्विम के लिए आया है। क्लास खत्म होने के बाद इस पीडीएफ को लेकर बैठना, आंसर तो ये है, लेकिन पैराग्राफ कैसे मीनिंगफुल बन रहा है और इसके बाद ये सेंटेंस क्यों है वो खुद बिठा के देखना। चलो 16 जल्दी आओ। During the celebration, many people display a set of ornamental dolls known as Hina dolls. During the celebration, किसका celebration? Hina Matsuri is a celebration of the girls. Okay, पहले तो हमें celebration of किस चीज का celebration है भाई, एक फेस्टिवल है गर्ल्स का, wishing them a bright future. शुरुआत तो बी से होगा। During the celebration is a celebration and during the celebration, बेटा ये एक celebration है और उस celebration में देखो अ के बाद द आया, यानी कि बी के बाद ए आएगा और उसके बाद यहां पे भी डॉल्स है, देखो यहां पर भी डॉल्स है, तो सी और डी एक साथ होगा। ठीक है, फिर भी क्लास खत्म करने से बाद आप बिल्कुल उसके बाद बैठ के देखना कौन सेंटेंस किसके बाद आ रहा है और हमें कैसे हेल्प हो रहा है ये देखने में कि किसके बाद कौन आ रहा है। देखो 17th, देखो there are many gadgets that are operated by a remote control and contain a silicon chip. Okay, this produces this, कौन this नहीं पता, भी बी से शुरुआत नहीं होगा। When a button, this produces an infrared beam made of electronic magnetic waves. This produces when a button is pressed on the remote control. Okay, यानी रिमोट कंट्रोल यहां पर है, द रिमोट कंट्रोल, अ रिमोट कंट्रोल, यानी पहले तो एक रिमोट कंट्रोल की बात होगी, यानी ए जहां पर भी आएगा वो सी के पहले ही आएगा। चलो ठीक है। When a button is pressed on the remote control, the chip sets off an electronic vibration. जब बटन प्रेस होता है तो चिप इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। ओके फाइन। This produces an infrared beam, और ये बीम दोनों की बात हो रही है, एंड द यानी बी आएगा डी के पहले, ए के बाद सी, बी के बाद डी, ए के बाद सी, बी के बाद डी। हम खाली आर्टिकल से ही पकड़ लिए इसको। अ रिमोट कंट्रोल के बाद द रिमोट कंट्रोल, एंड इंफ्रारेड बीम के बाद द बीम। ठीक है, देखो क्लियर। नेक्स्ट आओ 18 नंबर देखो। इट इज कॉल्ड द एटमॉस्फियर। इट कौन है भाई, मुझे नहीं पता, यहां तो दिया ही नहीं इट कौन है। ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर सराउंडेड बाई एयर। बाई एयर को ही तो एटमॉस्फियर कहते हैं। चलो ए के बाद बी के बाद ए आना चाहिए, बी के बाद ए, बी के बाद ए कहीं नहीं दिख रहा यार, चलो दिखते हैं। दिस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस नहीं पता। ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर सराउंडेड बाई एयर, दिस इज कॉल्ड, ये रहा हमारा बी के बाद ए। लिविंग बींग्स ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट
इसको कहते हैं रेस्पिरेशन, सी के बाद डी, राइट। बी के बाद ए, बी में कहा है सराउंडेड बाय एयर, जिसको कहते हैं एटमॉस्फेयर, और लिविंग बींग्स जो ब्रीद इन करते हैं ब्रीद आउट करते हैं उसको कहते हैं रेस्पिरेशन। देखो हो गया। नेक्स्ट, the mountain range was covered with snow. Napoleon had to cross the Alps in winter. Okay. Alps in winter. Okay, यही तो माउंटेन की बात हो रही है, और विंटर में तो स्नो होगा ही होगा, यानी बी के बाद ए होगा, बी के बाद ए। किसी ने कहा कि ये टास्क इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। बी और डी और सी एक साथ होगा। बी के बाद ए जैसे देखा हम समझ में आ गया कि भाई आंसर तो सेकेंड ही होगा। एक और हेल्प करेगा आपको कि भाई डी और सी एक साथ होगा, डी सी एक साथ होगा, डी सी एक साथ होगा, डी सी एक साथ तो है यहाँ पे, लेकिन बी ए भी एक साथ होगा। यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन 2 ही था। नेक्स्ट देखो, मच ऑफ दिस वॉर, बेटा कौन सा वॉर हमें नहीं पता, दिस वॉर ए से तो शुरू होगा नहीं। बोथ साइड्स हैड डग इन डीप, बोथ साइड्स कौन कौन थे भाई, कौन कौन से बोथ साइड्स थे? दिस फ्रंट वॉज अ लाइन ऑफ, दिस फ्रंट नहीं पता। Andre Maginot had fought a war with the French against the German. अब समझ में आया, फ्रेंच और जर्मन के बीच में लड़ाई थी। डी से शुरुआत है, अब डी के बाद ए एंड डी के बाद बी। Much of this war had taken place along the western front. Both sides had dug in deep and each lost many men over little ground. This front was a line of trenches. बेटा यहाँ पे है वेस्टर्न फ्रंट, और उसके बाद कह रहे हैं दिस फ्रंट, यानी ए के बाद सी होगा, ए के बाद सी होगा। दिस फ्रंट कौन सा फ्रंट? वेस्टर्न फ्रंट। हमने कहा था ना दिस प्लस नाउन, यानी कौन सा नाउन, तो पहले उस नाउन का कहीं जिक्र होगा, उसके तुरंत बाद हम उसको दिस प्लस नाउन लगाएंगे। तो दिस फ्रंट कौन सा फ्रंट? वेस्टर्न फ्रंट। फिर आप पूरा रीड करके देखना, आंसर मैंने बता दिया कौन सा है। अब इसी पर बिठा के एक बार रीड करना कि क्या सिस्टमैटिक तरीके से रीड करने पर जो मीनिंगफुल पैराग्राफ है वो बन रहा है। हम लोगों ने 20 तक किया है, इसमें 35 क्वेश्चंस हैं। या तो आपको हम सारा क्वेश्चन अभी दे रहे हैं, आप बैठ के खुद भी कर लो, और नहीं तो बाकी क्वेश्चंस फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलो इतना ही रहने दो आज। थैंक यू सो मच।